नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है सर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है सीतामढ़ी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से। हमारे साथ मौजूद हैं इसी क्षेत्र से निवास करने वाले ये हैं विशाल भारद्वाज जी और ये हैं रंजन कुमार सिंह जी। आप दर्शकों को पहले इनके विषय पर जानकारी होगी और मैं दर्शकों को बता दूं कि आज जो हम लोग चर्चा करने बैठे हैं, ये चर्चा जिला परिषद क्षेत्र के विकास को लेकर है। क्या यहाँ विकास हो सका है, क्या नहीं हुआ है, और आगे जो चुनाव आ रहा है उस पर क्या कुछ योजना चल रही है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों को ये बता दें कि यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है। यह समाज का अवलोकन है और ग्राउंड से है और ऑथेंटिक व्यक्ति हैं ये लोग, तो इनके माध्यम से चर्चा अभी होनी है। आप लोग नज़र बना कर रखें और अपना जो विचार आपका है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर प्रेषित करें कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है। अगर प्रश्न भी हो तब भी पूछ सकते हैं, हम बाद में भी इनके आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। वीडियो पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें, ये मेरा आग्रह होगा विशेष। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले सवाल हम आपसे ले लेते हैं विशाल जी। क्षेत्र संख्या 11 जो है आपका जिला परिषद जिसमें आप निवास करते हैं, तो आपके विचार में इस क्षेत्र में कितना विकास हो सका? 20 वर्ष की अगर बात की जाए पंचायती राज व्यवस्था में, इसमें हर 5 वर्ष पर चुनाव हुआ। इस बार थोड़ा लेट हुआ था लेकिन फिर चुनाव हो ही रहा है। कितना विकास हो सका ओवरऑल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाज के बीच में 20 वर्षों में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसके माध्यम से समाज के बीच में जितना विकास जाना चाहिए था, विकास का कार्य जितनी तेज़ी से और जितनी आसानी से पहुंचना चाहिए था, वो इसलिए वो हमारे समाज के बीच में आज हम जब जाते हैं अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान, जनसंपर्क के दौरान, तो वो हमको दिखाई नहीं देता है। और पिछले 20 वर्षों में जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं और जितने भी जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, हम ये नहीं कहेंगे कि किन्हीं लोगों ने काम नहीं किया है, परंतु आपको जितना काम करना था, आपको जिस हिसाब से आपको समाज ने जिस चीज़ के लिए आपको चुना था और जिस चीज़ के लिए आप समाज के बीच गए थे और समाज से आपने मत लिया था उनका, वो काम आप धरती पे आज तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो उचित तरीके से समाज के बीच में नहीं पहुंच पाई हैं। उसका कारण हमारे मुख्य रूप से हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से काम ना करने वाले हमारे सरकारी अधिकारी भी उसके लिए दोषी हैं, जिससे सरकार का काम आज तक ज़मीनी स्तर पर आपको नहीं दिखाई देगा। जी, तो ये दर्शकों को मैं ज़रूर बता दूं कि ये बातें जो हो रही है इनके विचारों से वो सीधे सीधे आप तक पहुंच रही है, तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आप सहमत हैं तब भी, असहमत हैं तब भी आप अपना विचार भी रखें, जिससे कि बातें सामने आएगी। एक बात और विशाल जी बताएं, आपने कहा कि काम नहीं हुआ, क्या कारण आपका है? कंक्लूजन में क्या कुछ बताएंगे, कारण क्या है? कारण है आपको जब आप समाज के बीच, जब तक जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनका पहला काम होता है कि हम चुनाव में जाकर वोट लेते हैं आपसे। तो जिस तरीके से हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पर वोट लेने जाते हैं, उस तरीके से समाज के प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पर यदि हम काम करने के लिए भी चले जाएं या उस वार्ड में भी बैठकर अगर उनकी समस्या को सुने, जब तक हम उनकी समस्या को सुनेंगे नहीं तब तक आप समाज का विकास कैसे कर पाएंगे। और समाज के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि का आज जो दोष है, वो सबसे बड़ा दोष यही है कि वो समाज के लोगों तक जाकर समाज की दुख को सुनते ही नहीं हैं। समाज के दुख का पता चले तभी तो हम उसका कोई निवारण बताएं। तो यही सबसे मुख्य वजह इसका यही है कि हमारा समाज के बीच नहीं जाना। हम समाज के बीच जिस तरीके से वोट लेने जाते हैं, अपना मांगने जाते हैं, उस तरीके से काम करने के लिए आज तक कोई गया ही नहीं। इसकी वजह से ही समाज में मुख्य रूप से विकास नहीं दिखता। जी विशाल जी, एक बात और आती है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था में आम सभा, ग्राम सभा, वार्ड सभा, इन सब चीज़ों का भी प्रावधान है और इससे लोगों की समस्या सामने आती है। तो कागजी रूप से तो आज भी वो कार्यक्रम हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये बाहरी रूप से नहीं हो पा रहा है क्या? पिछले 7 या 8 वर्षों से मैं भी चूँकि सामाजिक क्षेत्र में ही हूँ, मैं समाज के बीच लगता है कि मैं प्रत्येक दिन अपना समाज के लिए अपना 1 घंटा ज़रूर देता हूँ, लेकिन मुझे आज तक कहीं दिखता नहीं है कि समाज का जो ये आम सभा, ग्राम सभा और ये जितनी भी सभाएं और जितनी भी समितियां हैं, वो कहीं भी कागज़ के अलावा आपको कहीं ज़मीन पे दिखाई ही नहीं देती हैं। उन सारी चीज़ों में कोई काम ही नहीं होता है। समाज के बीच कोई ग्राम सभा नहीं होती है, कोई आम सभा नहीं हो। आम सभा होती भी है तो वो मोनोपोली की तरीके से होती है, जिसमें लोगों को अपना विचार व्यक्त करने तक का ना समय दिया जाता है, ना अधिकार दिया जाता है। जिसको जो मन होता है वो कर देता है, काम खत्म वहीं पे। ग्राम सभा का, आम सभा का काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो वो आज धरती पे कहीं नहीं आपको दिखेगा। आपको वो मुख्य रूप से वो आपको कहीं ज़मीन स्तर पे नहीं दिखता है, वो कागज़ों पे ही चल रहा है। तो देखिए इनकी बातों में जो बातें हैं वो ये समझ आ रही है और आपको भी आ रही होंगी कि किस तरह यहाँ जो क्षेत्र संख्या 11 है वो इसमें दिक्कत हो रही है। आम सभा ग्राम सभा पर भी इन्होंने सवाल उठा दिए हैं और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि जो जनप्रतिनिधि जिस तरह वोट मांगने जाते हैं अपने समय में, वोट के समय में, उस तरह अन्य दिनों में भी लोगों की समस्या सुने, समझे, उस पर निदान निकाले। चलिए ये बात तो सही में वाकई में ऐसी हो रही है जैसा मुझे भी लग रहा है, लेकिन हम आप ही से जानना चाहेंगे अब इसका क्या निदान होगा, कैसे अब जो सरकार योजनाएं लेकर आई है, भेज रही है वो उसका कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन सही से हो पाएगा। आप भी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि समाज के बीच और समाज के लिए केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कई सारी योजनाएं आ रही हैं, जिसको समाज के बीच पहुंचाना हमारा यानी कि राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनका काम है। तो राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनको हमेशा आपके हाथ में ही उसका शक्ति है। आज जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो ये हो रहा है उसमें समाज को ये शक्ति है कि वो अपने लिए एक सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करे, जो उसके बीच हमेशा आता जाता हो, जो उसके काम को हमेशा करने के लिए तत्पर रहता हो, या उसको ये आभास हो कि हमारे समाज में कौन सा दुख और हमारे समाज में कौन सा दर्द है, जो सुने और जो हमारी समस्याओं का निदान करे। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना ये आपका अभी पहला विकल्प है, जिसमें आपको इस बार जो चुनाव है उसमें आप अपने एक वोट का प्रयोग करके, सबसे पहले मेरी अपील होगी कि आप सब लोग वोटिंग ज़रूर करें, आप सब लोग वोट देने ज़रूर जाइए, और वोट देने जाइए तो वैसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपके बीच हमेशा रहता हो, जो आपका काम हमेशा करने के लिए तत्पर रहता हो, और जो आपको यह विश्वास दिला सके कि मैं आपके सुख और दुख दोनों का साथी हूँ। देखिए ये बातें भी मैं अपने स्तर से, चूँकि एक युवा भी हैं और व्यक्तिगत तौर पर जो इस समाज के कार्य में इन्होंने किया है, तो लग रहा है कि इन्होंने जो बात कही है वो सही भी है, और मैं भी महसूस कर रहा हूँ ऐसी बात अगर हो जाए कि बेहतर प्रतिनिधि का चयन हो। मैंने बार बार कहा है अपने चौपाल समाचार में कि जनता जागे और बेहतर को चुने तो बड़ा ही बेहतर हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताइए, आपने तो कहा कि बेहतर प्रतिनिधि के लिए क्या आपकी भी कोई तैयारी चल रही है या और कोई लोग हैं जो कि आपके नज़र में बेहतर हैं? नहीं, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बेहतर हैं, और जहाँ तक मेरी तैयारी की बात है तो मेरे बगल में मेरे पिताजी बैठे हैं श्री रंजन कुमार सिंह जी, और मेरी माँ श्रीमती सुधा देवी, जो मेरे क्षेत्र जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से आप सबके लिए जिला परिषद की प्रत्याशी भी हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी खासियत और मेरी खासियत और मेरे पिताजी की खासियत हम नहीं बताएंगे, बस हम इतना कहेंगे कि आपके लिए, आपके बीच से और आप ही की सेवा के लिए हम आज समाज के बीच में एक दायित्व लेने आए हैं। मेरे लिए जिला परिषद का चुनाव एक दायित्व लेने का यह प्रक्रिया है। आज तक हम सामाजिक दायित्व में काम करते रहे, अब हम समाज के जनप्रतिनिधि के रूप में हम समाज को आगे ले जाने का और समाज के बीच में तेज़ी से विकास का काम करने के लिए मेरी माँ सुधा देवी क्षेत्र संख्या 11 से यहाँ की प्रत्याशी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से हैं जी। आपने तो प्रत्याशी के रूप में बता ही दिया, आपकी माताजी रहेंगी, चलिए बड़ी अच्छी बात है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि योजना क्या होगी, प्रत्याशी बनकर जो आ रही हैं तो कुछ योजना भी आपने बनाया है कि अभी जीतने के बाद देखा जाएगा? नहीं, जीतने के बाद योजना बनाएं ऐसा हम शायद कहते हैं, ऐसा अगर करके आप चलते हैं तो शायद समाज आपको कभी भी हाथ से लपकता नहीं है। वो कहते हैं ना, समाज लपक लेता है। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिसको समाज पकड़ लेता है बहुत तेज़ी से, कहता है कि यार ये काम करने लायक लग रहा है। तो मुझे लगता है कि समाज के बीच जब मैं जा रहा हूँ तो 4, 5, 6 योजनाएं ऐसी हैं जिनमें बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है आज भी। वृद्धा पेंशन की योजना जो बड़े बुज़ुर्गों को मिलनी चाहिए, और ये जो हमारा आवास योजना जो चल रहा है वो जिसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, जिसको नहीं मिलना चाहिए उनको मिलता है। कई बार ऐसा देखा गया है, मैं ये कोई इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को जिनको नहीं मिलना था उनको मिला, जिनको मिलना था उनको नहीं मिला। तो ये 2 वृद्धा पेंशन में गड़बड़ी जो है, मैं आप सब लोग को आश्वस्त इस चीज़ के लिए करता हूँ, और कि वृद्धा पेंशन में जिन लोगों का नाम आज तक नहीं जुड़ा है उन लोगों का पंचायत वाइज बैठकर प्रत्येक सप्ताह में और उन लोगों की सूची लेकर उन लोगों का नाम वृद्धा पेंशन योजना में जोड़ना, पंचायत आवास योजना में उन लोगों की सूची बनाकर उनको जोड़ना,
महिलाओं को जो विधवा पेंशन मिलता है उनसे उनको जोड़ना, विकलांगों को जो विकलांग का पेंशन मिलता है उनसे जोड़ना। उसके बाद आपको जो समाज के बीच बहुत सारे ऐसे जैसे आपको अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा आयुष्मान भारत कार्ड बना। आयुष्मान भारत कार्ड आज बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास आयुष्मान भारत की योजना का कार्ड नहीं है। वो भी बनवाने के लिए मैं गांव-गांव जाऊंगा और मैं वार्ड-वार्ड घूमूंगा। जिनको इन योजनाओं में जो जुड़े नहीं हैं और जो जुड़ सकते हैं, जिनको जुड़ना चाहिए, मैं सबसे पहले तो उसको जोड़ने का काम अपने स्तर से करने का पूरा प्रयास करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा। अगर आप प्रयास करते हैं दिल से तो सफल आप होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक आप बात कर लें, आज मेरे पंचायत में आप चलिए, टिकौली में चलिए मेरे साथ, आप मेरे साथ बघाड़ी में चलेंगे, आप मेरे साथ जब गंगवारा बुजुर्ग और देवना बुजुर्ग में चलेंगे, कई जगहों पर आपको सड़क बना तो है, सड़क बनी है, लेकिन वो सड़क बीच से दो फाड़ हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उस सड़क को बनाने में गड़बड़ी की गई है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार के लिए भी हम भविष्य में काम करेंगे और जिसकी पूरी प्लानिंग मेरे पास वो प्लान तैयार है। भविष्य में जब आप मेरे से फिर से जुड़ेंगे तो मैं आपको वो पूरा प्लान डेटा के साथ दिखाऊंगा और मेरे काम करने का जो तरीका है वो समाज जानता है। हम हमेशा समाज के बीच रहने वाले लोग हैं। समाज के बीच रहकर ही समाज का काम करने के लिए मैं पूरी प्लानिंग के साथ और तैयारी के साथ मैं समाज के बीच जा रहा हूँ। चलिए, तो देखिए ये विशाल जी ने अपनी सारी बात तो रख ही दी है आपको ये सामने, और आपको सोचना है कि इनकी बातें कैसी लगी आपको। बड़ा ही बेहतर ये बातचीत रहा, इसलिए मैं आप तक नहीं पहुंच पाया, हम आपके पास भी आएंगे। तो एक बात आप भी बताएं, आपका तो पूरे परिवार से सभी लोग मिलकर समाज की सेवा कर रहे हैं, तो इन्होंने जो बात बताई, क्या इनकी बातों से आप सहमत हैं कि आपकी भी कुछ योजना चल रही है? नहीं, मैं इनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ और इसमें कुछ ऐसी बात है जो मेरे जानकारी में है कि जो हम पूरा परिवार आज से नहीं, लगभग 70 वर्ष जो हमारे बाबा दादा थे, पिताजी थे तो भी, और हम आए, तो 3 पीढ़ी हम समाज के लिए काम की। जो अभी के जो समाज के लोग 3 पीढ़ी का काम जानते हैं। बाबा स्लुइस गेट लगवाए और पिताजी वैना खोपा बांध, जिसमें हमारी योजना आगे भी है कि हम उस वैना खोपा बांध से जो 50,000 एकड़ ज़मीन का जो प्रत्येक साल बाढ़ आता है तो भी नहीं आता है, तो भी थोड़ा भी अगर पानी आता है तो वो 50,000 एकड़ ज़मीन जो है उसमें धान की फसलें जो है नहीं होती है, जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं और हमारा समाज बहुत दुखी है। तो उस पर हमारी योजना है, उसको हम करेंगे हम लोग कोर्ट से लेकर के, और सामाजिक स्तर पर उसका नाप तोल चल रहा है और वो काम हमारे पिताजी ने किया। और जब हम समाज के बीच जुटे तो हम समाज में जितने भी बेरोजगार नौजवान जो टेम्पू चालक हैं, जो टेम्पू के मालिक हैं, ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत होती थी और यहाँ के जो बड़े ऑनर हैं, बस ऑनर हैं, ये लोग बड़े परेशान करते थे। फिर यूनियन बना करके फिर मैंने उसको उन सब लोगों को चलवाने का काम किया और उसमें 40 कितना मुकदमा और 40 लोगों उसमें घायल हुए और हमारे बड़े भाई श्री राजू सिंह रमाशंकर सिंह 20 दिन हॉस्पिटल में रहे, तब जाकर वो आंदोलन सफल हुआ, जिसका जीता जाकर उदाहरण आज जो 2000 टेम्पू जो रूनी सतपुर में चल रहा है, वो मेरे अथक प्रयास से समाज को जोड़ करके, नौजवानों को जोड़ करके काम किया हमने। और आगे भी जो हमारी योजना है कि अगर हम समाज में अब इस बार अगर लड़ते हैं और चलते हैं और लड़ेंगे भी और बढ़ेंगे भी, तो उसमें हम निश्चित रूप से जो परिवर्तन होगा वो 70 वर्ष पीछे और 70 वर्ष आगे, इन 5 वर्षों का जो काल होगा वो स्वर्णिम काल होगा और उसकी हमारी सारी योजना हम लोग की बन चुकी है। और हम समाज में जब जाते हैं तो जो समाज का जो प्रेम और व्यवहार जो मिलता है, उससे निश्चित रूप से लगता है कि हम इस सामाजिक कार्य के दायित्व में हम अपना निर्वहन कर पाएंगे। चलिए, तो ये इनकी बात भी है, इनकी भी सहमति सामने आई। एक प्रश्न और मेरे मन में आ गया, क्या इस बार दंगल हाँक देना है क्या? तो ये 11 क्षेत्र संख्या 11 में दंगल चलेगा क्या? जी जी, निश्चित रूप से दंगल चलेगा और हम नौजवान कार्यकर्ताओं के बीच में हैं, लगातार रहते हैं और किसी न किसी माध्यम से आरती के माध्यम से, कहीं पर मठ मंदिरों के माध्यम से, सामाजिक कार्यों, हॉस्पिटल में कभी किसी कार्यकर्ताओं के दुख सुख में जाना और इस प्रकार से माता बहनों के बीच में कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना, उनके भले का कोई कार्य हो बच्चों के लिए, तो इस प्रकार से जो हमारा काम है भारत माता के लिए ना, और जो सनातन जो अपना राष्ट्र है
उसके राष्ट्र रक्षा के लिए हम नौजवान लगातार काम करते रहते हैं और अपने समाज के बीच में हम उसमें बेहतर काम करेंगे और इस बार जम के लड़ाई होगी और जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे भी, लड़ेंगे भी, चुनाव जीतेंगे भी और समाज को हम बेहतर दिशा दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यही मैं आग्रह भी है मेरा सब लोगों से कि इसमें हम चलिए, तो ये बातें इनके सामने जो इन्होंने आपके सामने रखी है, आप भी ज़रूर से ज़रूर इस पर ध्यान रखते हुए अपना विचार व्यक्त करें। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो सारी बातें सामने आ रही है, ये समाज की बेहतरी के लिए, इसे आगे ज़रूर बेहतर लोगों तक फॉरवर्ड भी करें, ये भी हमारा आग्रह होगा। हम आखिरी में, चूँकि चुनाव में एक बात और है, मैं अभी के पास आ जाता हूँ पुनः और आपसे भी मैं बात कर लेता हूँ। लोगों को देखा गया है वोट देते समय या वोटर को लोग गलत तरीके से डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, लोभ मोह भय देकर भी डाइवर्ट करते हैं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग बेहतर उम्मीदवार का चयन करें बगैर किसी लोभ मोह डर भय से? पहली बात कि हम समाज को सीधा संदेश आज बस इतना देंगे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में लिखा है कि हम अपने मताधिकार का स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, उसमें हम किसी के दबाव में नहीं आ सकते, किसी भी प्रकार के दबाव में। दूसरा, अगर जो मेरा जिसको मैं वोट देना चाहता हूँ वो प्रत्याशी अगर कमज़ोर होता है, तब मुझे किसी से डर और मुझे किसी का लोभ और किसी से भय होता है। आप समाज के प्रत्येक व्यक्ति निश्चिंत रहें और बिल्कुल सुनिश्चित रूप से अपना मन बनाएं। इस बार क्षेत्र संख्या 11 में जिला परिषद सदस्य का बदलाव भी होगा, बदलाव की बयार चल रही है और उसमें मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं कर सकता है, आपको किसी प्रकार से कोई भयभीत नहीं कर सकता है, आपको कोई डरा नहीं सकता है। आप समाज के वह व्यक्ति हैं, आप हमारे स्तंभ हैं। आप सब लोग अपने अपने वोट का प्रयोग ज़रूर करें। मैं आग्रह बस इतना करूंगा कि मेरी बातें अगर आपको लगती हैं कि मैं सच बोल रहा हूं और मैं दिल से बोल रहा हूं, तो आप मुझे वोट दीजिए। श्रीमती सुधा देवी क्षेत्र संख्या 11 से आ रही हैं, आप उनको वोट दीजिए और आप बिना किसी डर और बिना किसी भय के चुनाव बूथ पर जाइए और वहां मेरे सुधा देवी मेरी मां को आप सब लोग चुनाव जिताइए। और उसमें अगर कोई आपको गलत रूप से प्रभावित करने का, डराने का, धमकाने का प्रयास करता है, तो मेरा नंबर आज मैं यहाँ से नोट करवा रहा हूँ, आप उस पर फ़ोन करिए और कोई भी आपको डरा धमका नहीं सकता है, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूँ। मेरा नंबर आप सब लोग लिख सकते हैं 8252697930 8252697930। आपको किसी प्रकार का भय लगे और किसी प्रकार की कोई बात हो तो आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए 24 घंटे आपके साथ आपके फ़ोन पे हमेशा उपलब्ध हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने ये विचार चौपाल में रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पास आए और आपने कीमती वक्त मेरे लिए अपना निकाला और समाज के लिए भी आप एक बहुत अच्छे मीडिया चौथी स्तंभ है और आप समाज के लिए इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आपका भी विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और आप भी हमारे दर्शकों को संबोधित करें कि लोग बगैर डर भय से वोट करें और बेहतर लोगों को चुनें। क्या करें? बस हम इतना कहना चाहेंगे अपने नौजवान दोस्तों, माता बहनों को कि आपको जब चुनाव में जब आप वोट देने जाएं तो आप अपनी पूरी ईमानदारी से और जो व्यवस्थित कैंडिडेट लगे, जिस कैंडिडेट को आपको लगे कि जो उम्मीदवार हमारे दुख सुख में आने वाला है और आता रहता है, प्रत्येक बराबर सप्ताह में, महीना में निश्चित रूप से इस 8 पंचायत के अंदर में निश्चित रूप से जाता है। सब लोग आप जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। अगर आपको लगता है कि रंजन जी का पूरा परिवार सामाजिक कार्यकर्ता है और फाइटर है, काम करने वाले हैं, मन लगता है और हृदय से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आज हमको एक बार जो है सो मौका, सुधा देवी जो हमारी धर्मपत्नी है और वो बहुत ही अभी विद्यालय चलाती थी, बड़ी तेज़ तरार महिला हैं, आप उनको वोट करिए, उनको मदद करिए और आपको मैं निश्चित रूप से वादा करता हूं कि आपको 5 साल के अंदर में कभी जो हमारा दायित्व है उस दायित्व में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा। इतना मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ये जो चौथी स्तंभ है चौपाल समाचार, आपकी मतलब मीडिया का जो
और चौपाल समाचार आप लगा करके जो हम लोगों की समाज के कार्यकर्ताओं की बात जो आप जनता तक रखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसा आप करते रहें। हम चाहेंगे जरा प्रत्येक पंचायत में इस प्रकार के कार्यक्रम हो जाए और वहाँ के भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी हम लोग के बारे में कुछ जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जनता को। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि हर पंचायत में कार्यक्रम होना चाहिए, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं लोगों के पास पहुँचने का। और आपसे भी आग्रह करेंगे, यदि आप भी अपनी बात चौपाल में रखना चाह रहे हैं तो नंबर चौपाल समाचार का लिख लें। नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्प्ले भी कर रहा है। और आप जब हमें संपर्क करेंगे तो हमारी टीम आपके पास भी जाएगी और आपकी बात भी चौपाल में रख कर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।